Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. स्टूडेंट, आज हम MSc सेकेंड सेम में इकोनॉमिक बॉटनी पेपर की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है ओरिजिन, एवोल्यूशन, बॉटनी एंड यूजेस ऑफ पैडी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइस कल्टीवेशन. राइस आप सभी लोग जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा. ये एक खरीफ की क्रॉप है जिसे जून जुलाई के सीज़न में बोया जाता है और अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है. ये ग्रामीनी फैमिली का है और इसका जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया में माना जाता है. तो ओरिजिन ओराइजा सटाइवा वॉज डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द वाइल्ड ग्रास ओराइजा रूफीपोगोन रफली 10,000 to 14,000 ईयर्स एगो. इसको क्या किया गया था, एक वाइल्ड ग्रास थी ओराइजा रूफीपोगोन, उससे इसको डोमेस्टिकेट किया गया था. इसीलिए इसकी जो फैमिली है उसे ग्रामिनी फैमिली भी कहा जाता है या ग्रासी फैमिली या पोएसी फैमिली कहा जाता है. द टू मेन सब स्पीसीज ऑफ राइस, इंडिका prevalent in tropical regions and japonica prevalent in the subtropical and temperate regions of East Asia. इसमें दो स्पीसीज पाई जाती हैं, सब स्पीसीज हैं इसकी. एक है ओराइजा इंडिका और दूसरा है ओराइजा जापोनिका. जो ओराइजा इंडिका सब स्पीसीज है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रिवेलेंट है और जो ओराइजा जापोनिका वैरायटी है वो ईस्ट एशिया के रीजन्स में पाई जाती है. Another cultivated species are Oryza glaberrima was domesticated much later in West Africa. Recent genetic evidences show that all forms of Asian rice, both Indica and Japonica, come from a single domestication event that occurred 8,200 to 13,500 years ago in the Pearl River Valley region of China. तो चाइना से इसको ओरिजिनेट माना जाता है. दोनों ही इसकी जो वैरायटीज़ हैं उनका जेनेटिक एविडेंस शो होता है चाइना से. ये एक फ्लो चार्ट भी दिखाया गया है. इवोल्यूशनरी पाथवे ऑफ कल्टिवेटेड राइस है. इसमें जो गोंडवाना राइस है ये दो स्पीसीज में डिवाइड हुआ था. उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट जो स्पीसीज हैं ओराइजा जापानिका, ओराइजा जेवेनिका और ओराइजा इंडिका, ये डेवलप हुई थी. और ओराइजा रूफीपोगोन से और ओराइजा बार्थी से जो है वो ओराइजा ग्लेबेरिमा डेवलप हुआ था. ये जो तीन वैरायटीज़ हैं, तीन स्पीसीज़ हैं, ये अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रो की जाती हैं, जिनमें से ओराइजा जापोनिका और ओराइजा इंडिका जो है वो मोस्ट पॉपुलरली ग्रोन है और ओराइजा ग्लेबेरिमा भी ग्रोन किया जाता है. नेक्स्ट इसका वर्ल्ड स्टेटस है. राइस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड सीरियल इन द वर्ल्ड. राइस प्रोडक्शन इज़ अबाउट 661.81 मिलीलीटर मीट्रिक टन है. ये 2000 ईयर का डाटा है, 8 का डाटा है. प्रोडक्शन इज़ जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड in western and eastern Asia with more than 90% of the world output and consumption. ये टॉप 10 राइस प्रोड्यूसर्स हैं. कंट्री वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, इनका प्रोडक्शन दे रखा है. इसमें टॉप पर चाइना आता है और सेकंड नंबर पे इंडिया इसका कल्टीवेटर है, प्रोड्यूसर है. चाइना में इसका 182 मिलियन टन्स जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है, जो कि क्या है 28.8% ऑफ ग्लोबल राइस है. इसलिए चाइना जो है वो सबसे बड़ा जो है राइस का प्रोड्यूसर कंट्री है. इस तरह से यहाँ पे 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके नेम दिए गए हैं और उनका प्रोडक्शन दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंडीशन. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये क्या थी, एक वाइल्ड ग्रोन क्रॉप है. जो पैडी है वो वाइल्ड ग्रोन क्रॉप है, ग्रास से डेवलप हुई मानी गई है, डोमेस्टिकेट किया गया है इसको. टुडे मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इज़ ओराइजा टाइप. ओराइजा टाइप की जो वैरायटीज़ हैं वो अभी मोस्ट पॉपुलर हैं, जिनमें ओराइजा सटाइवा, ओराइजा इंडिका, ओराइजा जापोनिका, इनको कल्टीवेट किया जाता है. ओनली 2 ऑफ देम ऑफर एन एग्रीकल्चर इंटरेस्ट फॉर ह्यूमंस. इनमें से भी जो 2 वैरायटीज़ हैं ओराइजा सटाइवा
और ओराइजा ग्लेबेरिमा ये जो है ह्यूमंस के द्वारा एग्रीकल्चर इंटरेस्ट इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट पैडी की जो बॉटनी है उसको हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन में ये मैग्नोलियोफाइटा डिवीज़न में इसको रखा गया है। साइपरेल्स इसका ऑर्डर है और ग्रामिनी इसकी फैमिली है जिसको पोएसी भी कहा जाता है। ओराइजा जीनस सटाइवा इसकी स्पीसीज़ है और सब स्पीसीज़ इंडिका है। कॉमन नेम आप सभी जानते हैं, पैडी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, नल तमिल भाषा में कहा जाता है, नीलू मलयालम में कहा जाता है और भाट इन कनाडा में कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं इसके स्टेम को। क्लम और स्टेम, द क्लम और जॉइंटेड स्टेम ऑफ द राइस इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये आपने प्रैक्टिकली भी अपने फील्ड्स में जाकर देखा होगा, जो फील्ड एरिया में रहते हैं वहाँ पर देखा होगा कि जो धान का जो पौधा होता है उसमें सूखने के बाद आप अच्छे से इसे देख सकते हैं कि नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो प्रॉपरली दिखाई देते हैं। जो नोड्स रीजन होता है वो हॉलो होता है और जो इंटरनोड्स होता है जो नोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो इंटरनोड्स होते हैं वो हॉलो होते हैं। The number and length of internodes vary with the different varieties. There may be 10 to 20 internodes. तो वैरायटी वाइज इसके इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएशन होता है जिसकी वजह से प्लांट की जो लेंथ होती है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इन डीप वाटर राइस वैरायटीज एंड इन फ्लोटिंग टाइप द क्लम्स हैव जनरली वेरी लॉन्ग इंटरनोड्स। जो डीप वाटर राइस हैं या फ्लोटिंग टाइप राइस होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, वेरी लॉन्ग इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेनिकल। The terminal component of the rice tiller is an inflorescence called as panicle. The inflorescence of panicle is born on the uppermost internode of the clump. The panicle bears rice spikelets which develop into grains. तो जो पैनिकल है उसमें क्या पाया जाता है, राइस का स्पाइकलेट पाया जाता है। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे इस तरह से ये राइस का क्या है, स्पाइकलेट है जिसमें कि क्या होते हैं, ग्रेन्स लगते हैं। The panicle base often appears as a hair-like ring and is used as a dividing point in measuring clubs and panicle length. The panicle base is often called the neck. The panicle axis is continuous and hollow except at the nodes where branches are born. The swelling at the panicle axis where the branches are born are referred to as the panicle flavanus. तो इस तरह से ये पैनिकल का डिस्क्रिप्शन है। Next is spikelet. This is the important thing. The spikelet are carried on the small bracteola at the end of the branches of panicle. The spikelet is in rice, a single flowered enclosed by the lemma and playa. There are 6 stamens in 2 walls of 3 each. The filaments bearing very slender and delicate and having sudden exterior of growth at the time of anthesis. The anther are linear. The pistil has a single ovary, 2 styles, each with a plumose and laterally extended stigma ovary, 2 styles, each with a plumose and laterally extended stigma of different shades of purple. The ovary is tricarpillary, single-celled, single ovuled and with basal placentation. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका ओवरी जो होता है वो ट्राइकार्पिलरी होता है, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल ओव्यूल इसके अंदर पाया जाता है जिसमें कि प्लेसेंटेशन किस तरह का होता है, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रेन। ग्रेन सभी लोगों ने देखा है इसका किस तरह से इसके डिस्क्रिप्शन है, ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स विद इट्स कोट completely fused together with the developing ovary wall और पेरिकार्प। इसके पार्ट्स हैं जैसे पेरिकार्प या फ्रूट कोट है, सीड कोट है, एलुरॉन लेयर है, एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है ग्रेन का। नेक्स्ट आता है राइस के कल्टीवेशन के लिए किस तरह का क्लाइमेट और सॉइल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि पहले भी हमने बताया था, राइस जो होती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स दोनों में ग्रो की जा सकती है। However, it is also grown successfully in humid to subhumid regions. Rice is cultivated in almost all types of soils. तो इसके लिए सॉइल की कोई प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, हर तरह की सॉइल में ये कल्टीवेट की जा सकती है।
Under high temperature, high humidity with sufficient rainfall and irrigation facilities, rice can be grown in any type of soil. The major soil groups where rice is grown are riverine alluvium, red yellow, red loamy, hill and submounted, terai, lateral, coastal, alluvium, red sandy, mixed red, black, medium and शैलो ब्लैक सॉइल्स. इट मीन्स कि किसी भी तरह की सॉइल हो उसमें राइस को क्या किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है. तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. राइस बीइंग अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट रिक्वायर्स अ फेयरली हाई टेम्परेचर. तो इसको क्या है, 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है ड्यूरिंग डे टाइम, और एट द नाइट टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फेवरेबल टेम्परेचर होता है. इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है वो आपका 20 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ राइस, या इसे यूजेस ऑफ राइस भी कह सकते हैं. द फ्लैटर्ड parboiled rice is known as flaked rice. Flaked rice is also used for preparing different kinds of food items. जैसा कि आप सभी जानते हैं, राइस क्या है, सिर्फ राइस के ही पर्पज़ में नहीं यूज़ होता है, और भी उससे क्या बनते हैं, फूड प्रोडक्ट्स का हम फूड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं. Sake is an important alcoholic beverage in Japan which is prepared by the fermentation of rice. नेक्स्ट, इसमें एक बाई प्रोडक्ट होता है जो राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलता है, जिसे ब्रान कहते हैं. ये कैटल फीड के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. अगला जो ब्रान है, इससे एक ऑयल होता है, ब्रान ऑयल इसे कहा जाता है. ये ईडेबल ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे कि वनस्पति को बनाने में यूज किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री. ब्रान से ही ब्रान वैक्स डेवलप किया जाता है, जो जब ब्रान ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ब्रान वैक्स निकलता है. इट इज़ यूज्ड इन चॉकलेट इंडस्ट्री एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपस्टिक. पैडी का जो हस्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसकी तरह, एज अ फ्यूल. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ब्रिक मेकिंग. नेक्स्ट है स्ट्रॉ. आप सभी लोग जानते हैं इसका स्ट्रॉ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ कैटल फीड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रॉ बोर्ड्स एंड फॉर मेकिंग हैट्स, रोप्स एंड मैचेस ETC. तो ये पैडी के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थी. ये अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो पैडी है जब उसको कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें जो हम मैन्योर डालते हैं उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में हम एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर यूज़ करें तो उससे क्रॉप के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है. और जो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये एक बायोलॉजिकल एजेंट की तरह काम करते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी हज़ार्ड नहीं होता है. साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं. तो चावल के लिए, पैडी के लिए जो जैव उर्वरक कहे जाते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट कहे जाते हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट है एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी. दो और इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताती हूँ. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो फिलीपींस मनीला में है, और जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उड़ीसा कटक में है. ये आपसे कहीं पर भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. पैडी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 24 होता है. दिस इज अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैडी इज 24. और पैडी में जो प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है, फूड वैल्यू है, तो इसमें जो फूड वैल्यू होती है वो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण होती है. उस प्रोटीन का नाम ओराइजिनाइन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. तो ये आप पैडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. उसकी बॉटनी के बारे में हमने जाना, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखा, और उसके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में हमने समझा. तो इस तरह से ये आज का वीडियो पैडी के बारे में था. थैंक्स फॉर वॉचिंग.